मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के सॉल्युबिलिटी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि टॉपिक शुरू किया गया था सॉल्युबिलिटी, और उसमें एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है, उसके कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। और उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी। तो ये बातें बहुत सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और सॉल्युबिलिटी का मीनिंग हम समझ चुके हैं। वहाँ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी बात की थी हमने। यहाँ पर हमें बात करनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चों, सभी लोग जानते हैं आप कि गैस जो होते हैं वो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। इसका बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि गैस लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। इसका एक सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है कि जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जो जलीय जीव हैं, जो पानी में एग्जिस्ट करते हैं, उनका लाइफ कैसे सर्वाइव करता है, उनकी सर्वाइबिलिटी कैसे होती है। उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उनको हवा चाहिए। तो वो हवा कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व होते हैं। एक्वेटिक स्पीसीज जो भी ओशन में होते हैं, सी में होते हैं, महासागर समंदर में होते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वो ऑक्सीजन वो पानी के अंदर से ही लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है तभी तो वो लेते हैं। तो एक बात कह देना ये है कि गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड। गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड। गैस जो होते हैं वो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक बात है। और इसका एविडेंस हमको मिलता है कहाँ कहाँ से, कि जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज है, एक्वेटिक लाइफ्स हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन सी वाटर। समंदर के पानी में ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस, ये पहला एविडेंस है। दूसरा एविडेंस आपने देखा होगा, प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर नहीं भी पता हो तो इतना तो पता है कि जब कभी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स बिवरेजेज वगैरह जब हम खोलते हैं, उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स को खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं, तो उसमें से गैस रिलीज होता है। मतलब हाई प्रेशर पर उसमें गैस डिजॉल्व कराया हुआ है, और इसका मतलब हुआ कि वहाँ भी लिक्विड में गैस डिजॉल्व होते हैं। एक और भी एग्जाम्पल है जो कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2 एंड CO2 इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में, ब्लड ही तो है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है डिफरेंट टिश्यूज तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैरी करके लाता है फिर बाहर लंग्स तक। तो ये सारे के सारे एविडेंसेस इधर इशारा कर रहे हैं कि गैस जो होते हैं वो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। ये सारे के सारे एविडेंसेस जो हैं, एविडेंसेस इंडिकेट दैट gases are soluble in liquid। इनमें हम लोगों ने ये बात समझ लिया है। तो गैस सॉल्युबल है तो हर एक गैस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, डिफरेंट गैस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। और खास करके जितने भी गैस है वो सब नॉन पोलर गैस होते हैं, और वो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन गैस में सॉल्युबिलिटी होगी। बात तो बहुत सारी है। जैसे अगर आप बात करते हैं अमोनिया गैस की, NH3 गैस है, अमोनिया गैस, जिसको हम कहते हैं अमोनिया गैस, और इसी का एक बड़ा भाई है PH3, ये है फॉस्फीन गैस, ये है फॉस्फीन गैस। तो अगर हम बात करें तो दोनों में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया जो है वो वाटर की बात करते हैं अगर सॉल्वेंट, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इसलिए अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में
फॉस्फीन के मुकाबले ज़्यादा होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किए जा चुके हैं। आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि सॉल्बिलिटी के लिए कंडीशंस हैं कि जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उनका एक इंटरेक्शन होना चाहिए, और उस इंटरेक्शन के बेसिस पर हम सॉल्बिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं, सॉल्बिलिटी को समझते हैं। तो यहाँ पर एक बात हुई कि गैस जो है वो वाटर में, वो लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। गैस जो है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का बड़ा असर होता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाइएगा वॉल्यूम घट जाएगा। मतलब ये गैस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एक गैस पर गैसेस आर हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर का बहुत ज़्यादा असर होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं हेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इज आल्सो, गैस की सॉल्युबिलिटी पर भी टेम्परेचर का और प्रेशर का बहुत ज़्यादा असर होगा। ये बात हम लोगों को डिस्कस करना है इस टॉपिक में। मेन टॉपिक यही है कि असल में प्रेशर और टेम्परेचर का गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है, यही हम लोग समझना चाहते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को समझा जाता है हेनरीज लॉ के टर्म में। एक साइंटिस्ट हुए हेनरी, जिन्होंने इस रिलेशनशिप को, इस इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली स्टडी किया, और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लोग आज जानते हैं हेनरीज लॉ के नाम से। और हेनरीज लॉ टोटली बेस्ड है, वो एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट of temperature and pressure is better explained, ये एक्सप्लेन किए जा सकता है बाय द हेनरीज लॉ। एक लॉ हुआ, हेनरीज लॉ दिया गया, और उसी लॉ से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को समझना बड़ा आसान है। कहता है कि हम अगर दो कंटेनर ले लेते हैं, और इसका आपके लाइफ में भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें भी 1 लीटर पानी हमने लिया, इसमें 1 लीटर वाटर लिया है, और इसमें भी हमने 1 लीटर वाटर लिया है। तो जो हवा, सपोज कीजिए कि इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, और ऊपर से प्रेशर है 1 atm, और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एटमॉस्फेयर है, और ऊपर से प्रेशर है 1/2 atm, हाफ atm। जैसा कि आप देखते भी होंगे कि पहाड़ों पे, जहाँ हम पहाड़ी इलाके, जब हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, हवा का प्रेशर कम हो जाता है। तो हम यही मान सक लेते हैं कि ये पहाड़ पर हम लोग गए तो वहाँ प्रेशर जो है वो हाफ atm हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि इसमें CO2 की सॉल्युबिलिटी जो होगी, CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज हाइयर। इसमें इसके मुकाबले CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बस इतना ही कहना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस। ये बात कह सकते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को समझने के लिए हम अपने जनरल लाइफ की बात भी समझ सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो पहाड़ पे जब जाते हैं, जैसे आपको अगर लेह लद्दाख जाना हो तो वहाँ आपको एक ही दिन में नहीं ले जाएगा, धीरे धीरे, वो चूँकि वो बहुत हाइट पे है तो पहले आपको प्लेन में रखेगा कुछ दिन, फिर थोड़े से हाइट पे ले जाके एक रात होल्ड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप वहाँ हाइट पे जा सकते हैं। अगर एक बार आप हाइट पे चले गए तो आप उसके हैबिचुएटेड नहीं हैं, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाएगा, आपको बीमारी हो सकती है, आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर सकता है,
बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे आपको उसके हैबिचुएटेड करते करते आपको ले जाया जाता है। तो क्यों ले जाया जाता है, उसका कारण है कि जैसे ही आप हाइट पे जाते हैं वहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होगी, और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बहुत तरह की बीमारी होती है। एक नाम बीमारी का है एनॉक्सिया। और जनरली जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो हाइट पे निवास करते हैं जो लोग, उनको एक कॉमन सी बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी ब्लड में हो जाती है और उसको कहते हैं एनॉक्सिया, और वो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों में होती है। और उसका कारण यही है कि पहाड़ों पे प्रेशर बहुत कम होता है, और प्रेशर कम होने से उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और उनको बीमारी होती है एनॉक्सिया। मैंने आपको कहा कि ये जो हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ज़्यादा असर होता है, और उस असर को हम लोग, उस इफेक्ट को हम लोग हेनरीज लॉ में पढ़ते हैं। और मैंने आपको वर्चुअली दिखा भी दिया कि हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा और उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी। यही कारण है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ही हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व कराया हुआ रहता है, और इसलिए जब आप ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलता है। तो उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या होगा, इसको ज़रा हम लोग समझें। और पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको रेक्टिफाई करके, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं कि असल में ये है क्या। तो सपोज कीजिए हम दो कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर में, एक कंटेनर ए है जिसमें हम CO2 ही डिजॉल्व कराए हैं। 2 मोल CO2 इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 2 मोल CO2 डिजॉल्व कराया है। और दूसरा एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में भी 1 लीटर पानी है। 1 मोल, ये कंटेनर भी मान लेते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 1 मोल CO2 डिजॉल्व करा है। अब हम इसको बंद कर देना चाहते हैं, इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसके ऊपर जो गैस होगा वो CO2 गैस होगा, और इसमें भी इसके ऊपर जो गैस होगा वो CO2 गैस होगा। और इस CO2 गैस के कारण जो प्रेशर लगेगा हम उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर, क्योंकि उसमें केवल CO2 के कारण प्रेशर हम कंसीडर कर रहे हैं, वाटर वेपर के कारण प्रेशर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो CO2 के कारण जो प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू CO2 कलेक्टेड ओवर लिक्विड, ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। तो आप इन दोनों में कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा किस में होगा। निश्चित रूप से ए में होगा, क्योंकि इसमें एक CO2 का अमाउंट ज़्यादा है। तो इसमें कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ग्रेटर इन ए।
इसी को लॉ के फॉर्म में हेनरी ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यहाँ पर 2 मोल है CO2 का, वाटर का जितना भी मोल होगा, निश्चित रूप से अगर मोल की संख्या ज़्यादा है CO2 की तो यहाँ मोल फ्रैक्शन CO2 का ज़्यादा होगा, यहाँ मोल की संख्या कम है तो यहाँ मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो इसको लॉ के रूप में हेनरी ने कहा कि किसी भी लिक्विड में जो गैस डिजॉल्व होता है उसका पार्शियल प्रेशर, उसके ऊपर तो जमा होगा वो गैस, उसका पार्शियल प्रेशर उसमें डिजॉल्व गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो for these solutions Henry's law states that, यहाँ पर हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर of gas dissolved into a liquid is directly proportional to the mole fraction of that gas। यही है स्टेटमेंट हेनरीज लॉ का कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, किस गैस का, जो गैस डिजॉल्व्ड है लिक्विड में, उस गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली कहें कि इफ पार्शियल प्रेशर is P and mole fraction is X, तो हेनरीज लॉ कहता है कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा एट कांस्टेंट T, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा। अगर टेम्परेचर बदल दीजिएगा तो फिर इस दो वेरिएबल्स का अगर हम यूज कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स अगर कंसीडर कर रहे हैं तो सही इफेक्ट पता नहीं चलेगा। तो यहाँ हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, तब हमको प्रेशर का रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ मिलेगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाते हैं तो P बराबर हो जाएगा P0 इंटू, सॉरी, एक कांस्टेंट से गुना करना होगा और वो हेनरीज कांस्टेंट है यहाँ KH इंटू X, where this KH is हेनरीज कांस्टेंट और ये हेनरीज कांस्टेंट है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसका मतलब ये होता है कि KH जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये होता है, ये जो हमने लिखा इसके कहने का मतलब ये है कि KH का वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ये बात हुई। अब जब हमने यहाँ KH का वैल्यू डाल दिया है तो देखिए P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स प्लस 0 हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हेनरीज लॉ equation is the equation of a straight line, यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है।
सभी लोग समझते हैं इस बात को। इसका मतलब हुआ कि अगर हम x मतलब मोल फ्रैक्शन को y मतलब पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका स्लोप जीरो होगा, जिसका इंटरसेप्ट जीरो होगा, स्लोप नहीं इंटरसेप्ट जीरो होगा, और m जो है वो स्लोप देता है। इसका यह मतलब हुआ इफ वी प्लॉट मोल फ्रैक्शन x वर्सेस पार्शियल प्रेशर we will get a straight line having no intercept, कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, और m जो होता है वो स्लोप देता है। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ KH ये होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये मैंने इसलिए समझा दिया आपको कि आप सबको याद भी मालूम भी है कि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में किस टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब जानते भी हैं। तो हम अगर x और y को प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमको m का वैल्यू देता है। तो m के जगह पर क्या है, KH है, तो हमको KH का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये हेनरीज लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। तो देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x है और ये y है। इस पर हम ले रहे हैं x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन और y एक्सिस पर ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर। तो इंटरसेप्ट नहीं होगा, वो जीरो से पास करेगा, ये ग्राफ मिलेगा हमको। और इसका जो स्लोप होगा, जो स्लोप आप निकालेंगे वो KH का वैल्यू देगा। यही है हेनरीज लॉ। कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटली it is found that value of KH increases with increase in टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा कैलकुलेट किया गया कि KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो अब अगर KH का वैल्यू बढ़ता है तो KH सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेटेड है, ये बात हम लोगों को देख लेनी है। KH सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेटेड है, तो हेनरीज लॉ से, फ्रॉम हेनरीज लॉ P जो है वो बराबर है KH इंटू एक्स। आप यहाँ समझ रहे हैं कि x जो है वो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर जो हमने मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करा है, x हमने जो लिखा है मोल फ्रैक्शन, इट इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि हम इसको सॉल्युबिलिटी के बदले इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। एज ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी, greater will be the mole fraction, सॉल्युबिलिटी जितनी अधिक होगी मोल फ्रैक्शन भी उतना अधिक होगा। ये हमने कहा कि जो मोल फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं दैट इज द एक्चुअली मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बदले सॉल्युबिलिटी के जगह पे हम मोल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि x इज इक्वल टू
P/KH। P/KH, तो आप क्या समझेंगे कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो मोल फ्रैक्शन जिसका इस्तेमाल हम किसके बदले किए हैं, सॉल्युबिलिटी के बदले, सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH, हेनरीज कांस्टेंट KH। यही बात तो होगी। अगर हम पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो निश्चित रूप से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि KH का वैल्यू बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और KH का वैल्यू बढ़ता कैसे है, टेम्परेचर बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH का वैल्यू बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि एज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, KH का वैल्यू बढ़ता है, शो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, इसलिए सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, अब एक बात समझ में आ गई कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये क्वांटिटेटिव आपको रिलेशनशिप मिल गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटेगी, ये बात एकदम से याद रखनी है। और यही कारण है, इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस आपके सामने हमेशा मिलते हैं। कंसिक्वेंसेस ये है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज है, मछली है, गर्म पानी में मर जाती क्यों, गर्मी लगने से? ऐसा नहीं है। गर्म पानी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और उनको सांस लेने में, उनको सर्वाइव करने में मुश्किल होती है, इसलिए मछलियां गर्म पानी में मर जाती है। तो एक जुमला मैं यहां लिख देना चाहता हूं कि एक्वेटिक स्पेसीज फील मोर कंफर्टेबल in cold water rather in hot water। गर्म पानी के मुकाबले ठंडे पानी में मछलियाँ या एक्वेटिक स्पीशीज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठंडे पानी में ज़्यादा होता है। एक बात और भी आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे तो मैं आपको कोरिलेट करके बता देता हूं कि जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं, जब कभी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो क्या देखते हैं कि वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, एकदम ठंडा होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला या थम्स अप या स्प्राइट आप जब पीते हैं तो आप प्रीफर करते हैं कि वो एकदम ठंडा हो, एकदम चिल्ड हो। क्यों? क्योंकि ठंडे में गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका टेस्ट भी उससे बढ़ेगा। और यही कारण है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बड़ा ही चिल्ड हो तो प्रीफर किया जाता है। गर्म नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स पीने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये बातें हुई कि सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का यह असर होता है और इसको क्वांटिटेटिवली हम लोग समझ सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि हेनरीज लॉ कैसे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर और प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है उसका, ये समझाता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लेना चाहते हैं, एक दो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ का एप्लीकेशंस एक दो देख लेना चाहते हैं। देखिए हमारे चारों तरफ हेनरीज लॉ का बड़ा ही वाइटल एप्लीकेशन है, इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही अहम रोल है। सबसे पहले तो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे डिजॉल्व कराए जाते हैं। तो पहला कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स CO2 गैस is dissolved at very high pressure। बहुत ही हाई प्रेशर पे ये डिजॉल्व कराया हुआ रहता है। दूसरा एप्लीकेशन है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स कह सकते हैं डीप सी डाइवर्स मतलब गोताखोर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर mixed with helium for breathing that minimize the serious problem of bent। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं। जब कभी गोताखोर जाते हैं अंदर समुद्र के बहुत नीचे तली में, तो प्रेशर बढ़ेगा। जब पानी के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो बाहर आएगा, मान लीजिए अंदर का काम समाप्त हो गया, तो वो बाहर आएगा, सतह पे आएगा, तो सतह पे आएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटेगी, और घटेगी तो ऑक्सीजन ब्लड से बाहर निकलेगा। जो ज़्यादा एक्सेस ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गया था हाई प्रेशर पे, प्रेशर घटा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटेगी, और जब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो वो बबल के रूप में बाहर निकलेगा। और जब बबल बनेगा, सपोज कीजिए कि ट्यूब है, उसके बीच में बबल बन गया, एयर भर गया, तो ब्लड का कनेक्शन ही कट जाएगा, और ब्लड का कनेक्शन कट जाना ही कहलाता है बेंड। ब्लड का कनेक्शन कटेगा तो उसको बहुत ही चेस्ट पेन होगा, और चेस्ट पेन क्योंकि ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको चेस्ट पेन होगा, और चेस्ट पेन से हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए, वो फेटल भी हो सकता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए उस सिलेंडर में हीलियम मिला दिया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में डिजॉल्व नहीं हो पाता है, और इसलिए जब वो गोताखोर ऊपर आता है सतह पे, तो बबल बनने की संभावना कम हो जाती है, और उसका चेस्ट पेन से आज़ादी मिल जाती है, चेस्ट पेन की संभावना भी वो समाप्त हो जाती है। इसी को कहते हैं बेंड। तो जो भी गोताखोर जाएंगे समंदर में बहुत नीचे तक, उनको प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के नहीं दिया जाता है, और उसका कारण यही है कि जब वो नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब वो ऊपर आएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और वो गैस बबल के रूप में बाहर निकलेगा, जिससे ब्लड जो है, ब्लड में वो एयर भर जाएगा वेन में, आर्टरीज में, और उससे आपको चेस्ट पेन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वहाँ हीलियम मिलाकर ले जाया जाता है, कुछ परसेंटेज हीलियम, नाइट्रोजन वगैरह मिला के उस सिलेंडर में रखा जाता है, तो वो ब्रीदिंग के काम आता है। तीसरा एप्लीकेशन आप देखिए, एक बड़ा ही कॉमन है कि द पीपुल लिविंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ही ऊंचाई पे रहते हैं, सफर फ्रॉम अ डिजीज नोन एज एनॉक्सिया।
नोन एज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया जो है वो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके कारण बीमारी होती है जिसको कहते हैं एनॉक्सिया। तो ये बीमारी कॉमन होता है हाई एल्टीट्यूड पर, पहाड़ पर रहने वाले लोगों में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है हाइट पे, और वहाँ ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ के लोगों में एक कॉमन सी बीमारी होती है एनॉक्सिया। एक बात और कि हमारा ब्लड कैरीज ऑक्सीजन गैस फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ टिश्यूज, सॉरी डिफरेंट टिश्यूज कहिए, डिफरेंट टिश्यूज। मैं इसमें हेनरीज लॉ को समझाता हूँ कि जब हम सांस लेते हैं पूरा, तो लंग्स में हवा भर लिया, तो लंग्स में जब हवा भर लिया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, और उस हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। अब उस ऑक्सीजन को लेके ब्लड वेन्स एंड आर्टरीज से वो चला टिश्यूज तक। टिश्यूज में जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ प्रेशर घट गया, प्रेशर बहुत कम है वहाँ, क्योंकि लंग्स में हम तो हवा ले रहे हैं, वो लंग्स में भर रहा है, तो प्रेशर वहाँ कम है, और जब प्रेशर कम है तो वो ऑक्सीजन अपने आप वहाँ से रिलीज हो जाता है, और ऑक्सीजन रिलीज होकर फिर उसे CO2 गैस बाइंड अप हो जाता है, और फिर वो ले आके CO2 गैस आपको एक्सहेल करके आप छोड़ देते हैं। तो वहाँ भी हेनरीज लॉ बड़ा ही एप्लीकेबल है, बड़ा काम करता है कि हाई प्रेशर पे तो ऑक्सीजन बाइंड अप हो गया ब्लड के साथ, लेकिन जैसे ही टिश्यूज में जाके प्रेशर घटा, वो अपने आप रिलीज हो गया, और रिलीज होके डिफरेंट टिश्यू में वो मायोग्लोबिन होता है जो टिश्यू में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। जब कभी ज़रूरत होती है तो टिश्यू उस ऑक्सीजन का यूज करता है, तो हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन ट्रांसफ़र होता है। और ये एक मैकेनिज्म होती है ब्लड में, हमारे बॉडी में, कि हाई प्रेशर पे ब्लड ऑक्सीजन को बाइंड अप करने की कैपेबिलिटी हीमोग्लोबिन में है, और लो प्रेशर पे ऑक्सीजन को बाइंड अप करने की कैपेबिलिटी मायोग्लोबिन में है। और दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। केमिस्ट्री में तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चरली हम उसको समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो वहाँ मायोग्लोबिन उसको स्टोर करके रखता है, मायोग्लोबिन उसको होल्ड करके रखता है, और फिर टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन हमारे जनरल लाइफ में है, और उसका एप्लीकेशन करके हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हेनरीज लॉ को कम्प्लीटली मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अब वेपर प्रेशर, रॉल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। तो उसको एक फ्रेश लेक्चर में शुरू किया जाएगा, आधा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं इस लेक्चर को यहीं विराम दूंगा। ये लेक्चर हेनरीज लॉ के लिए हुआ। ये जो वीडियो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है हेनरीज लॉ को, और आप इसको देखकर नोट्स बनाएं, हेनरीज लॉ को समझें, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। एक रिक्वेस्ट है हमारे व्यूवर्स से, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, और पुराने व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा वेपर प्रेशर और रॉल्ट्स लॉ से रिलेटेड, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।